स्पाइडरमैन फिल्म आप सबने देखी होगी। एक काल्पनिक कहानी है, एक उड़ते हुए इंसान जिसे स्पाइडरमैन नाम दिया गया, बच्चों में बहुत फेमस है। कई बार इधर उधर से अक्सर खबरें आती हैं कि कोई ऐसा शख्स जो इस तरह की हरकत करे जो स्पाइडरमैन कहता है, तो उसको भी स्पाइडरमैन का नाम दे दिया जाता है। आज जिस चोर की कहानी सुना रहा हूं, उस चोर ने लगभग 2 हफ्ते तक एक पूरे शहर की पुलिस के नाक में दम कर रखा था। न सिर्फ नाक में दम कर रखा था, बल्कि उन 2 हफ्तों तक पुलिस को एक सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा था कि आखिर एक चोर एक ज्वेलरी शॉप में घुसा कैसे। क्योंकि सारे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, नीचे से ऊपर जाने के रास्ते बंद, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई काट नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, कोई दरवाज़ा नहीं टूटा, कोई शीशा नहीं टूटा। लेकिन फिर भी उस शोरूम तक चोर पहुंचा कैसे? कहानी कोयम्बटूर की है और कहानी इसी साल 28 नवंबर की है। कोयम्बटूर में एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी शॉप है, जेवर की दुकान, जिसका नाम है जोस अलुकास ज्वेलरी शॉप। ये जिस मार्केट में है, उस मार्केट की तीसरी मंजिल पर यह दुकान है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे बाकी दुकानें, थर्ड फ्लोर पे ये ज्वेलरी शॉप है और काफ़ी मशहूर है वहाँ का। लाखों रुपए के यहाँ जेवर पड़े रहते हैं, लोग खरीदारी करने आते हैं। 28 नवंबर की बात थी, दुकान अपने वक्त पे बंद हुई। अगले दिन 29 नवंबर की दुकान सुबह खुली, सारे स्टाफ पहुंचे, मालिक पहुंचे। जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन ताला भी खोल कर अंदर गए, खिड़कियां भी सब बंद हैं, जो वॉल्ट रूम है वो भी बंद है। लेकिन कुछ ऐसा लगा कि जैसे कोई अंदर आया हो। अब उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को गिनना शुरू किया, जो जेवरात थे, हीरे चांदी के, सोने के, उसको देखना शुरू किया। कैश जनरली वहाँ वो रखते नहीं थे, कैश हमेशा वो या तो बैंक में शाम को जमा करा देते या फिर मालिक अपने साथ घर ले जाते। तो कैश था नहीं ड्रॉवर में, सिर्फ जेवर थे। अब ये लगा कि कोई तो आया है और कुछ हुआ है, और इत्तेफाक से जो सीसीटीवी कैमरा है, जब उसको देखा गया तो उसमें एक शख्स नजर आया और वो दुकान के अंदर है। दुकान के अंदर तमाम ड्रॉवर खोलकर कैश देख रहा है, बाकी ज्वेलरी को देख रहा है, एक तरह से निहार रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसके सामने करीब 40 से 50 लाख रुपए के जेवरात पड़े हुए थे उस शॉप में। आसपास कोई नहीं उसे रोकने वाला, लेकिन मालूम नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने चारों तरफ देखा, पहले उसने कैश ढूंढा, मिला नहीं। इसके बाद उसने तमाम जेवर के डब्बे उठाए। वो चाहता तो उन सारे 40-50 लाख रुपए के जेवरात को उठाकर अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने कुछ जेवर उठाए, हाथ में रखकर, ये कैमरे में कैद था, उसने देखा इसका वजन कितना होगा, और फिर 2-4 ऐसे जेवर जो उसके वजन के हिसाब से उसे लगा कि उसका काम हो जाएगा, उसने जेब में रखा और फिर बाहर निकल गया। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि उस शॉप में उस तीसरी मंजिल पर एक खिड़की थी, छोटी सी, लेकिन उस खिड़की के नीचे दीवार और ऊपर दीवार। मतलब आप सीसीटीवी फुटेज सामने आई और ये हुआ कि कोई अनजान शख्स दुकान में घुसा था, लेकिन शुक्र ये था कि उनकी 40-50 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो सलामत है। कुछ 2-4 ज्वेलरी गायब। फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, क्या पता आगे फिर ऐसा ना हो दुकान में। अब पुलिस आई। पहले तो पुलिस ने लगा कि यूं ही दुकानदार का शक है, वहम है कि कोई आया चोरी की है, लेकिन फिर सीसीटीवी चुगली खा रही थी कि नहीं, जो कह रहा सच है। लेकिन अब पुलिस का दिमाग घूम गया कि यार चोर आया, दिख भी रहा है, उसके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो कुछ उठा ही नहीं रहा। वो पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, पहले कैश ढूंढ रहा था क्योंकि गल्ला खोल रहा था बार बार, फिर वजन कर रहा है, और वो चाहता तो अपने जेब में ही आराम से 2-4 किलो तो रख कर ले जाता, लेकिन उसने मुश्किल से कुछ 100 ग्राम, बल्कि कुछ 100 ग्राम भी ज़्यादा बोल गया, उससे भी बहुत कम वो निकालता है और जेब में रखता है और चला जाता है। अब पुलिस तफ्तीश करती है। जिस विंडो से वो आया था, उस विंडो से पुलिस ऊपर से झांकती है। तीसरी मंजिल से नीचे की जो गहराई वो काफ़ी ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा थी, तो कोई कूद कर भी भाग नहीं सकता, हाथ पैर टूट जाएंगे। अब
पुलिस को लगा ये मसला क्या है, न कोई रस्सी न कुछ और जिसके सहारे घुसे। फिर पुलिस ने कहा कि चलो डेमो करते हैं। उन्होंने अपने हट्टे कट्टे सारे पुलिस वालों को इकट्ठा किया नीचे और कहा कि ये काम करो, तुम लोग स्पाइडरमैन बनकर दीवारों को पकड़ पकड़ कर, जैसे पहाड़ों पे लोग चलते हैं चोटियों तक जाने के लिए, लेकिन उसमें ऊबड़ खाबड़ पत्थर होते हैं, उसको आप अपना सपोर्ट के तौर पर लेकर चढ़ जाते हैं। यहाँ तो दीवार बिल्कुल चिकनी और कहीं उसमें ना कोई होल ना कोई सपोर्ट सिस्टम। तो कुछ पुलिस वालों को खड़ा किया गया डेमो के लिए कि तुम चलो नीचे से अब 3rd फ्लोर तक जाओ। कोई भी पुलिस वाला 4-5 मतलब फीट से ऊपर चल ही नहीं पाया, भड़ाम से नीचे गिर गया। एक एक कर जब सब नाकाम हो गए तो फिर पुलिस को लगा ये मुमकिन कैसे है, लेकिन कैमरा गवाही दे रहा है कि ये सच है। अब पुलिस ने बाकी के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इत्तेफाक से उसमें एक चेहरा मिल गया। अब जब चेहरा मिला तो फिर पुलिस ने उस वक्त के सारे जो आसपास के मोबाइल के टावर काम कर रहे थे उनको खंगालना शुरू किया। फिर चेहरे को अलग अलग थानों में भेजा गया। जब अलग अलग थानों में भेजा गया तो पता चला कि एक थाने से खबर आई कि हाँ ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, ना कोई चोर है और ठीक ठाक है, इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री या बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन ये हमारे इलाके में रहता है और इसका नाम है विजय मुनिरत्नम। एक बड़े मशहूर साउथ के डायरेक्टर हैं मणिरत्नम, लेकिन ये मुनिरत्नम था। तो विजय मुनिरत्नम, उम्र करीब 26 साल। अब पुलिस ने कहा कि जो कैमरा है सीसीटीवी में उसका कदकाठी चेहरा वो मिल रहा है, लोगों को दिखाया उस मोहल्ले में, कहने लगा हाँ ये तो विजय है। अब पुलिस विजय का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची। इत्तेफाक से घर में उसकी बीवी और एक 7 महीने की बच्ची थी। पुलिस ने घर की तलाशी ली। वो जो 4-5 गहने गायब हुए थे वो विजय के घर से बरामद हो गए, उसकी बीवी के पास से। अब चोरी का माल बरामद, बीवी को पुलिस थाने ले आई क्योंकि चोरी का माल था उसके पास। अब थाने लाने के बाद फिर कोर्ट में पेश किया और उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। अब बाप फरार है, माँ अकेली है, 7 महीने का बच्चा है, बच्चा किसके पास रहे? माँ ने कहा ये मेरे साथ रहेगा। तो 7 महीने का बच्चा भी बिना कसूर के अपनी माँ के साथ जेल पहुंच गया। अब इधर पुलिस विजय की तलाश कर रही है। अब विजय और पुलिस के बीच में लुका छुपी का खेल शुरू होता है और ये खेल अगले 14 दिनों तक जारी रहता है। इन 14 दिनों में 2-4 ऐसे मौके आते हैं जब विजय फिर से स्पाइडरमैन बनता है। पुलिस को पता चलता है कि विजय उसी इलाके के एक जंगल है, वहाँ पर उन जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। पुलिस की एक टीम, किसी चश्मदीद ने बताया, उस जंगल तक जाती है। विजय वहाँ मौजूद था लेकिन वो पुलिस की आंखों में चकमा देकर निकल लेता है। अब पुलिस धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाती है, उन सारे लोगों के फ़ोन नंबर और सारी चीज़ें निकालती है। अब सब पे नज़र रखी जा रही है तो अचानक एक मुखबिर खबर देता है कि वो अपने एक कज़न के घर पर है। पुलिस की टीम कज़न के घर पर पहुंचती है, लेकिन जब तक वो अंदर जाती विजय को पता चल गया 15 फीट की दीवार, पुलिस दूसरी तरफ उस दीवार के को फांद कर ही वो बच सकता था। 15 फीट की दीवार स्पाइडरमैन की तरह चढ़कर विजय वहां से कूदा दूसरी तरफ और भाग गया। तो ऐसे 2-4 मौके आते गए, विजय भागता गया। अब पुलिस परेशान। इस बीच में जितने भी रिलेटिव थे सबके फ़ोन और उसके दोस्तों के फ़ोन नंबर पुलिस ने लेकर सर्विलांस पे लगा दिया कि ये फर्स्ट टाइमर है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है नहीं, शायद उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो कब तक भागेगा, कभी ना कभी कांटेक्ट तो करेगा। अब बीवी चूँकि जेल में है, बाकी रिश्तेदारी या दोस्त बसते हैं, तो उन सब के मोबाइल को पुलिस ने एक तो सर्विलांस पे लगाया और धमकी भी दी कि अगर वो कांटेक्ट करे तो बताना। अब वक्त बीतता गया, इधर विजय ने फ़ोन ही नहीं किया। जो उसका अपना फ़ोन था उसका लोकेशन जंगल दिखा रहा था। जब पुलिस की टीम वहाँ सर्च करती है तो उसका फ़ोन टूटा फूटा जंगल में पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये था कि विजय को ये पता था कि फ़ोन के ज़रिए पुलिस उस तक पहुँच सकती है। अब पुलिस ने 8-10 टीमें बना दी, करीब 40 से 45 लोग विजय की गिरफ्तारी के लिए। विजय को इधर उधर ढूंढा जा रहा है लेकिन विजय हाथ नहीं आ रहा है। दिन बीतते गए। एक रोज़ अचानक पुलिस को पता चला कि विजय के एक रिश्तेदार के पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन का जब लोकेशन देखा गया तो पता चला कि चेन्नई के मरीना बीच
से ये फ़ोन आया। कोयम्बटूर पुलिस ने फ़ौरन चेन्नई पुलिस को कांटेक्ट किया और साफ लोकेशन था, उन्होंने बताया वहाँ जाओ और ये इस नंबर से, और ये मरीना बीच का है, ये वहीं है। चेन्नई पुलिस की टीम फ़ौरन, एक तो बीच पे ऑलरेडी भी पुलिस रहती है, उनको इन्फॉर्म मिलता है, वो अगले कुछ मिनट में वहाँ पहुँच जाती है। वो जाती है तो ये नंबर और जो लोकेशन था पता चला वो एक गोलगप्पे वाले का जो पानी पूरी बेचता है। पुलिस की टीम ने कहा कि इस नंबर से कॉल किया। उसने कहा साहब एक शख्स आया था, काले कपड़े पहने हुआ था, उसने कहा कि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, उसको घर पर अर्जेंट बात करनी है। मैंने भी इंसानियत के नाते फ़ोन दे दिया। अब पुलिस को ये मालूम था कि ये यहीं कहीं पे है। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से तो निकल गया। कुछ घंटे के बाद एक और रिश्तेदार के पास फ़ोन आया। अब इस बार चेन्नई में एक दूसरा लोकेशन था। फ़ौरन चेन्नई पुलिस को फिर अलर्ट किया गया कि इस लोकेशन पे जाओ। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो जिस बंदे के फ़ोन से फ़ोन आया था उसको पुलिस उस तक पहुँची, पूछा। उसने कहा साहब मैं तो गुज़र रहा था, राहगीर हूँ। एक नौजवान आया, काले कपड़े पहने हुआ था, और उसने कहा कि मुझे एक अर्जेंट बात करनी है, अगर आप मुझे कॉल करने की इजाज़त दे दें। मेरे सामने उसने फ़ोन मिलाया, बात की और मुझे फिर फ़ोन वापस करके चला गया। थोड़ी देर के बाद ये भी यहाँ से भी हाथ से निकल गया। एक तीसरे नंबर से फिर वो अपने एक दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है, कहता है यार मैं परेशान हूँ और ये है वो है, और मैं जल्दी एक परमानेंट नंबर लेकर फिर तुमको बात करूँगा, लेकिन घबराना नहीं। और वो अपनी बीवी और बच्चे के बारे में जानकारी ले रहा था। चेन्नई पुलिस को तीसरी बार अलर्ट किया गया। पता चला कि एक और इलाके में एक और राहगीर था जिसका वो नंबर था। पुलिस उस राहगीर तक पहुंची, उसने भी वही कहानी सुनाई कि मैं गुजर रहा था, रास्ते में था, एक शख्स आया, काले कपड़े पहना था, उसने मोबाइल मांगा, मैंने दे दिया, इंसानियत के नाते बात करके चला गया। वहाँ पे भी वो हाथ नहीं आया, वो दिन भी निकल गया। अब ये तो इतना था कि पुलिस को लगा कि ये चेन्नई में ही कहीं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर एक फ़ोन आया और इस बार चेन्नई की जगह पे कोयम्बटूर का ही कॉल, कोयम्बटूर से ही, और एक और रिश्तेदार के पास। सबको एक एक बार ही वो फ़ोन कर रहा था, मतलब वो पुलिस से एक कदम आगे चल रहा था। अब पुलिस ने देखा ये तो कोयम्बटूर में है। फ़ौरन जिस लोकेशन से ये फ़ोन आया वहाँ टीम को अलर्ट किया गया। वहाँ गए तो पता चला कोई अजनबी शख्स किसी बस अड्डे पर था और उससे एक शख्स आया काले कपड़े में, उसने फ़ोन मांगा, एक अर्जेंट बात करनी है, रिक्वेस्ट की, उसने उसको दे दिया, बात करके वो निकल गया। इस तरह से उसने 10-12 कॉल किए। हर कॉल उसने किसी न किसी अजनबी के फ़ोन को लेकर किया। अब जब ये कॉल आ रही थी तो चूंकि ऑलरेडी सर्विलांस पे था, पुलिस सुन रही थी, तो कुछ बातचीत से ये पता चला कि अब ये बार बार कितने लोगों से फ़ोन मांगेगा। तो ये एक फ़ोन ख़रीदना था इसे और एक नंबर लेना था। पुलिस को लगा कि अब ये कोयम्बटूर में कहीं ना कहीं सिम लेने तो ज़रूर जाएगा। अब ये बड़ा चुनौती भरा काम था। पुलिस ने अपना नेटवर्क लगाया और कोयम्बटूर में जो भी सिम बेचते थे उन जगहों पर पुलिस की टीम को भेजा, बोला जाओ और देखो यहाँ कोई एक सिम ज़रूर ख़रीदने आएगा। और जो बाकी जहाँ जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाई वहाँ के तमाम लोगों को कांटेक्ट करके बताया गया कि आप सिम देना तो पूरी डिटेल लेना, और इस हुलिये का अगर कोई आए तो पुलिस को इन्फॉर्म करना, और उसके जो भी आईडी कार्ड है वो मांगना। 14वां दिन था ये चोरी के बाद का। कोयम्बटूर के एक सिम शॉप में पुलिस की टीम वहाँ बैठी हुई थी, दुकानदार बन के। एक लड़का आया। अच्छा, ये अयप्पा बिरादरी वहाँ पे जो काले कपड़े और उनकी वेशभूषा होती है उनको वो मानने वाला था, लेकिन अब उसे लग गया था कि ये काले कपड़े और ये उसकी जो पूरी ड्रेसिंग है उससे वो पुलिस की नज़र में आ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैमरे में उसी कपड़ों में कैद था। तो उसने अपना हुलिया बदल लिया, वो अब जीन्स और टी शर्ट में आ गया था। और उसके बाद वो पहुंचता है कोयम्बटूर के एक सिम शॉप में। वहाँ जाकर वो मोबाइल शॉप में सिम ख़रीदता है। सिम जैसे ही ख़रीदता और वो अपना नाम बताता है, पुलिस वाला जो है उसी शॉप में बैठा हुआ था, फ़ौरन उसे दबोच लेता है। ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, थोड़ी देर में वो बता देता है कि हाँ वही विजय है मुनिरत्नम। अब उसको लेकर फिर पुलिस की टीम उस थाने में पहुंचती है जहाँ का ये केस था। इसमें तमाम आला अफसर इन्वॉल्व थे। मामला इसलिए बड़ा था क्योंकि एक ज्वेलरी शॉप में और एक ऐसा शख्स जिसने सारी सुरक्षा की चीज़ें थी उसको दरकिनार कर दीवार के सहारे घुस गया था, मतलब स्पाइडरमैन बनकर।
तो लोकल न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन की डेली खबरें छप रही थी, गिरफ्तार नहीं हो रहा था, पुलिस के ऊपर प्रेशर था। अब पुलिस ने उस स्पाइडरमैन चोर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसकी पूरी कुंडली निकाल ली गई थी, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ठाक वो अपने छोटे मोटे काम करके अपने परिवार को पालता था और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। तो उसने कहा कि तुमने ये सब क्यों किया। जब उसने पूरी वजह बताई तो पुलिस वाले एक बार फिर हैरान हो गए। अब तक तो वो उसके चोरी के तरीके से ही हैरान थे कि एक शख्स 3 मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है रेंगता हुआ, लेकिन जो चोरी की वजह थी वो उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। उसने कहा, साहब मैं 1 लाख रुपए मुझे चाहिए थे। मैंने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा था ताकि अपनी बीवी और बच्ची के लिए वहाँ एक छोटा सा घर बनाऊँ और किराए के पैसे बचे, तो मैंने उसको ख़रीदा, लेकिन कुछ पैसे दे दिए, 1 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। मैंने बहुत सारे लोगों से मांगे, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं कुछ गलत काम करना नहीं चाहता था। फिर उसने कहा कि मैंने कुछ दिन एक मोबाइल शॉप में काम किया, तो मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ से कुछ मोबाइल चोरी कर लूँ तो शायद 1 लाख रुपए 2-4 मोबाइल में आ जाएंगे, और मुझे उतनी ही की ज़रूरत थी। लेकिन मोबाइल की शॉप में हमेशा भीड़ बहुत होती थी, तो वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। फिर उसी मोबाइल शॉप पे नज़र रखते रखते मैंने देखा कि सामने एक ज्वेलरी शॉप है, वही जहाँ 3री मंजिल पर जिसकी दुकान थी। उसने कहा जब ये मैंने देखा तो फिर मैं दुकान के अंदर गया, यूं ही ग्राहक बन के मैं चला आया। चारों तरफ रेकी की, एक ही एंट्री का रास्ता था और वो दीवार के सहारे। बोला, बचपन से मेरे अंदर एक सलाहियत थी कि मैं चिकनी दीवार को भी अपने हाथों से पकड़कर और पैरों के सहारे में ऊपर रेंग कर जा सकता था। उसने कहा कि मैंने फिर तय किया कि मैं इस ज्वेलरी शॉप से जेवर चुराऊंगा। बल्कि जेवर का आइडिया बाद में था, पहले यह था कि यहाँ तो कैश होगा तो मैं 1 लाख रुपए चुराऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। बोला 28 नवंबर की रात मैं वहाँ पहुँचा, सन्नाटा था, गार्ड आगे की तरफ होता है, तो मैं पीछे दीवार से उधर खिड़की भी देख ली थी। अब चूंकि 3rd फ्लोर पे है और खिड़की के उस तरफ कुछ नहीं है, तो उस खिड़की में ऐसा भी नहीं है कि आप लॉक वॉक लगाओगे। तो मैं दीवार पर रेंगते हुए चढ़ा। चढ़ने के बाद खिड़की खोली, अंदर गया। सबसे पहले मैंने ड्रॉवर खोला। मैंने देखा कुछ कैश होगा तो 1 लाख गिनूंगा और ले जाऊंगा, लेकिन 1 लाख रुपए कैश नहीं था उसमें। इधर उधर देखा, ढूंढा, पैसे नहीं मिले। अब मेरे सामने चारों तरफ हीरे, सोना, चांदी के जेवर पड़े हुए थे, पर उसने कहा एक बार भी मुझे लालच नहीं आया कि मुझे इतने सारे ये सब उठा के ले जाऊं। फिर उसने कहा कि मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मैं कितने ले जाऊं कि उसको बेचकर मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूं। बट उसने कहा कि सोने का मुझे भाव पता था बीवी की वजह से कि इधर महंगा है, 50-60 हज़ार रुपये का 10 ग्राम का आता है। तो उसने कहा कि अगर मैं 20-30 ग्राम सोना उठा लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसने कहा मैंने वज़न के हिसाब से, चूँकि घर में बीवी के गहने देखे थे, मैंने हाथ पे रख के उसका वज़न किया था और उसने मुझे रेट बताया था। तो उसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये 3-4 जो हैं, इसमें 1 लाख रुपए कम नहीं पड़ेगा, 1 लाख से कुछ ऊपर ही आ जाएगा, और मैं ये चाहता था कि 1 लाख से कम ना हो। तो बस मैंने अपनी जो ज़रूरत थी मेरी, उस ज़रूरत के हिसाब से मैंने 3-4 जेवर उठाए, जेब में रखा और चला गया। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था। अब ये सुनकर पुलिस वाला ये सोच रहा था, जितने भी पुलिस वाले, कि यार कानून कहता है कि इसको अंदर कर दो क्योंकि इसने चोरी तो की है, लेकिन इंसानियत कहता है कि इसकी ज़रूरत थी, उसने सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चोरी की। लेकिन कानून की नज़र में इंसानियत तो चलती नहीं है। जो जुर्म है वो जुर्म है और हर जुर्म की एक सज़ा है। तो पुलिस वालों ने फिर उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया, दोनों वजह से। एक, उसकी इस कलाकारी स्पाइडरमैन, और दूसरी उसकी इस नेक नियति और ईमानदारी कि उसे जितनी ज़रूरत थी और उसने लोगों से मांगा उतने ही उसने उठाए, वरना वो पूरा दुकान लूट सकता था 40-50 लाख रुपए, और फिर पूरे कोयम्बटूर पुलिस की भद पिट जाती कि इतनी बड़ी रॉबरी हो गई। इसके बाद पुलिस ने कहा कि अच्छा अब भी यकीन नहीं है कि तुम इस दुकान में ऐसे गए हो, कोई और रास्ता? तो उसने कहा नहीं, ऐसे गया था। फिर बाद में पुलिस ने उससे उसी दीवार पर ले जाकर कहा अब तुम डेमो दो। जो पुलिस वाले 3-4 फीट ऊपर तक नहीं रेंग पाए, गिर गए, उन्हीं पुलिस वालों के सामने वो 3री मंजिल तक दोबारा चढ़ा
उसी तरह स्पाइडरमैन बनकर। सब कुछ अब साबित हो गया था, पुलिस ने फिर उसे अरेस्ट किया, जेल भेज दिया, और अभी जो खबर है शायद उसको ज़मानत मिल गई है। उसकी वाइफ और बेटी को पहले ही ज़मानत मिल गई है। तो ये वो कहानी थी स्पाइडरमैन, जो एक तो तरीका और दूसरा मकसद। तो एक इसको ये भी कह सकते हैं कि ईमानदार चोर, कि मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही चुराऊँगा। ये किस्से कहानियों में सुनने को मिलता था, लेकिन आज ये रियल स्टोरी है। कानून की किताब में, FIR में सब दर्ज है, कोयम्बटूर पुलिस में। तो ये वो स्पाइडरमैन जिसका नाम विजय। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना